Assalamu alaikum, it's me Nadia Sarwat. Welcome to the first lecture of isomerism. आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम मेट्रिक लेवल में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इसकी मेन वजह एक्चुअली आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी का बाइस बनती है। डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर टाइप्स एंड कैटेगराइजेशन आ जाती है। आइसोमेरिज्म के फिनोमेना के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स एंड कैटेगरीज आती हैं, उसके नतीजे में हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स वजूद में आ चुके हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़, दीज कैरेक्टराइजेशंस एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज़ लेक्चर। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक्स आज हैं स्टडी के लिए वो है आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड बाकी 3 टॉपिक्स जिसमें आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के हम अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है। आइसोमेरिज्म को डिटेल स्टडी करने के लिए डिटेल में स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे कि इन 3 पॉइंट्स की इन 3 पॉइंट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आइसोमेरिज्म को समझना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स टू से कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आता है तो हमें उसका फंक्शनल ग्रुप देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, हेलोजन है, नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, या वट एवर इट इज़। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 17 ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि इसके फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट कर सकें। उसकी बेस पे ही हम उस कंपाउंड की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं उसके अराउंड जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से बॉन्ड्स की अरेंजमेंट हो रही है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आइसोमेरिज्म के फिनोमेना के तहत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं वो फोर्सेस जितनी ज़्यादा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, आयोनिक बॉन्डिंग आ जाती है। इसके अलावा वैन डर वाल्स डिस्पर्सिव फोर्सेस आ जाती हैं और ये इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो रिलेट करती है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। उससे फिर उस हिसाब से उस मॉलिक्यूल को बॉइलिंग पॉइंट असाइन होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमारे पास आइसोमेरिज्म क्या है। जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करें तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उसके नेम पे फोकस करें कि उसका नेम हमें क्या बताना चाहता है। तो जब हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म को देखेंगे एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेंज आ जाता है। दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला से क्या बना दे कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उनकी
एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और उसके इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स के नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होंगी। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइसोमर्स हैं। दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर, जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स and imparts different properties. So they are isomers to each other and the whole phenomena is called as a isomerism. तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म की बेसिकली दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो होता है कि उसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला से आपको मालूम है, मैंने अभी भी बताया था कि इसमें अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की वो डिफरेंट हो जाती है। इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर, दैट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इस पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन पोजिशनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस। सो इसकी स्टीरियो आइसोमर्स की भी नेक्स्ट टू टाइप्स एंड फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Well, we will discuss about the stereoisomerism in next lecture inshallah taala. Now we will study about the structural isomerism. तो structural isomerism की भी next थ्री टाइप्स हैं, थ्री कैटेगराइजेशंस हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। चेन आइसोमरिज्म फर्स्ट वन है, तो उसको हम देख लेते हैं कि चेन, नाम से जाहिर है कि हम यहाँ पर कार्बन की चेन के बारे में पढ़ेंगे या यहाँ पर हम चेन के बारे में स्टडी करेंगे। चेन आइसोमर्स होते क्या है, तो यहाँ पर एग्जांपल में देखें कि दिस वन इज़ अ स्ट्रेट चेन एंड सेकंड वन इज़ अ ब्रांच चेन। ब्रांच चेन हमने किस वजह से कहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो मेन चेन के साथ जब दूसरा एक सब्सिक्वेंट जाकर अटैच हो गया है तो इसको हम कहेंगे कि दिस वन इज़ अ ब्रांच चेन। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ ब्रांच चेन आइसोमरिज्म। एंड सेकेंड वन इज़ अ पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बारे में आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे आइसोमरिज्म के बारे में जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होगी वो चेंज हो रही होगी। एंड सो वी विल सी हेयर द फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ इन ग्रीन कलर at the position 1 on here and at the second position on this molecule. So there is a difference in position of a functional group, so it's called a position isomerism. And third one is a functional group isomerism. As the name is indicating, functional group, इसमें molecular formula same होगा but there is a difference in functional group. As in this case here, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एथेनॉल की एग्जाम्पल है and this one second case is a example of ether. So there is a difference in functional group isomerism. You will see the chemical formula in next slides inshallah. So let's see. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला मींस टू से कि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे पहली इसकी टाइप थी चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में कार्बन का स्केलेटल जो होगा उसमें अरेंजमेंट्स जो होंगी डिफरेंट हो जाएंगी बट दे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे एंड हैव अ स्लाइटली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज्ड। इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा क्योंकि इसमें अरेंजमेंट्स जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। देयर इज़ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द branching of a molecule and the boiling point. नेक्स्ट हमारे पास है पोजिशनल आइसोमरिज्म।
यहाँ पर कार्बन स्केलेटल जो होगा वो सेम होगा और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होगा, बट यू कैन सी हियर द पोजिशनल आइसोमरिज्म। सो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, एंड दे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एज द नेम इंडिकेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। देयर इज़ अ चेंज इन फंक्शनल ग्रुप इन एवरी आइसोमर। सो वी विल सी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, डिफरेंट है। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि उसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो हो रहा होता है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें चेन आइसोमरिज्म भी शो हो रहा है एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म भी शो हो रहा है, या उसके अंदर पोजिशनल आइसोमरिज्म भी होगा एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे उतना ही आइसोमरिज्म जो होगा, नंबर ऑफ आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट इज़ अ चेन आइसोमरिज्म। इन केस ऑफ चेन आइसोमरिज्म, यहाँ पर नेम जाहिर कर रहा है कि इसमें कार्बन की चेन होगी और उसमें उन चेन्स में कार्बन की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, बट दे हैव अ सेम कार्बन स्केलेटन, सो हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्लाइटली डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि उसमें अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी चेन आइसोमरिज्म के अंदर, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं CH4H10 की। ये एक ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला है। इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर 4 कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच्ड है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं स्ट्रेट चेन का, एंड दैट इज़ अ ब्यूटेन मॉलिक्यूल। यू कैन सी हेयर इन केस ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 कार्बन की एक मेन चेन है, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन का। हमने 2 मिथाइल पहले क्यों कहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयोपेक रूल वी विल नेम फर्स्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके बाद हम मेन चेन की बात करेंगे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे है एंड दैट इज़ द मिथाइल ग्रुप। सो हमने कहा कि ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेन आइसोमर्स में कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं चेन आइसोमर्स में आ सकते हैं। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सेम रहेंगी क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सिर्फ कार्बन का स्केलेटन है, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट में चेंज आएगा। दैट्स वाई देयर इज़ अ नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ब्रांचिंग के साथ साथ थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि स्ट्रेट चेन्स जो है वो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करती हैं, बट ब्रांच चेन्स जो होती हैं वो कम बॉइलिंग पॉइंट शो करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सो वी कैन सी हियर इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन there is a boiling point of minus 0.5 Celsius. In case of branch chain you can see here is a boiling point of minus 11.7 Celsius. So we can say that greater the branching, lower will be the boiling point. So let's discuss the second type of structural isomerism, that is the positional isomerism. As the name is indicating position, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। इसकी इस कार्बन स्केलेटन जो होगा, कार्बन नंबर जो होंगे वो भी सेम रहेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बट पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज होने से क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा, बट दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, बट
पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं अल्कीन की। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी हियर 5 कार्बन की एक हमारे पास चेन है। जब 5 कार्बन हमारे पास एक चेन बनाते हैं तो हम उसको नाम देते हैं पेंटेन का। बट यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड आता है तो हम उसको पेंटीन बोलते हैं। तो ये है 1 पेंटीन। और नंबरिंग हमने अकॉर्डिंग टू आयोपैक रूल करनी है, जो ये है कि हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आता होगा, करीब आता होगा। तो हम इसको कहेंगे कि 1 पेंटीन। In case of second example, you can see here double bond is in between the carbon number 2 and 3. तो हम इसको 2 पेंटीन कहेंगे। It's not a 3 पेंटीन, it's a 2 पेंटीन according to the IUPAC rule। क्योंकि IUPAC रूल हमें ये कहता है कि वहाँ से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमें नज़दीक पड़े। सो यहाँ पर हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म की। यहाँ पर हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये हमारे पास हम एज अ क्लोरो एटम हम ले रहे हैं कि क्लोरो एटम को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है तो हम इसको कहेंगे कि 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको नाम देंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर ये 2 सेकेंड पोजीशन पे अटैच है। इन केस ऑफ थर्ड एग्जांपल यू कैन सी हियर, यहाँ पर अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 3 बनेगा। बट हमने क्या करना है, हमने आयोपैक रूल को फॉलो करना है जिसमें वो ये कहता है कि हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। तो हम कहेंगे कि ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इट्स नॉट अ 3 क्लोरोब्यूटेन। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और पोजिशनल आइसोमरिज्म की। यहाँ पर हम बेंजीन रिंग के ऊपर रिलेटिव पोजीशंस चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पर हम 2 बेंजीन रिंग की 1 और 2 पोजीशन पे हम क्लोरो एटम हमने अटैच करवाया हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। 1,2 इसकी पोजीशन है, डाई मतलब 2 कार्बन क्लोरीन अटैच्ड हैं बेंजीन के साथ एंड बेंजीन, तो हमारे पास ये रिंग है एंड दिस इज़ अ 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसको 1,2 पोजीशन को हम ऑर्थो का नाम भी देते हैं कि ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इन केस ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर chlorine atom is attached on the position number 1 and position number 3, so we will name it as 1,3 dichlorobenzene। और 1,3 पोजीशन को हम मेटा का नाम देते हैं। और इन केस ऑफ थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर chlorine atom is attached on the position number 1 and position number 4, so we will name it as 1,4 dichlorobenzene and 1,4 पोजीशन को हम पैरा का नाम देते हैं। So now we will discuss about the third type of isomerism, structural isomerism, that is a functional group isomerism। As the name is indicating, functional group isomerism। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो चेंज हो जाएगा बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें हम कहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इसका फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। तो एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, अल्कोहल और ईथर की इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट है और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज है। और यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो चेंज होगा, सेम एज इन केस ऑफ एसिड्स एंड एस्टर। यहाँ पर हम अल्कोहल और ईथर की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल के केस में हम एथेनॉल की एग्जांपल ले रहे थे जो जिसकी क्लास है अल्कोहल, और इसका फार्मूला होता है कि जब किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हम OH लगाते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप बिलोंग करता है अल्कोहल से। और OH जो है इस हमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़
ये लिविस बेस स्ट्रक्चर, ये बिलोंग करता है लिविस बेस से, और इसके अंदर हम बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिथॉक्सीमीथेन ये ईथर से बिलोंग करता है, और इस यहाँ पर इसका फॉर्मूला है कि दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में जब हम ऑक्सीजन को अटैच करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ईथर। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होगा, और ये इनर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कीटोन की एग्जांपल है, और एल्डिहाइड की। कीटोन एल्डिहाइड के केस में हम प्रोपेनल की एग्जांपल ले रहे हैं, और कीटोन के केस में हम प्रोपेनोन की एग्जांपल ले रहे हैं। एल्डिहाइड के केस में जब अल्काइल ग्रुप के साथ हम CHO लगाते हैं तो जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को शो करता है। वो पोलर बॉन्ड होता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को शो करता है। जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, तो ये एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। इन केस ऑफ कीटोन्स यहाँ पे हम प्रोपेनोन की एग्जांपल ले रहे हैं, और ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। जब दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में हम C डबल बॉन्ड O को अटैच कर देंगे तो ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगा। एंड C डबल बॉन्ड O इज शोइंग दैट देयर इज़ अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे ऑक्सीडेशन को शो करता है, बट इट विल नॉट अंडरगो द ऑक्सीडेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। वी कैन रिड्यूस इट इनटू द सेकेंडरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।